नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज ये छठा लेक्चर है। इसमें हम लोग 30 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हल करेंगे और ये सभी प्रश्न अपने आप में नए और यूनिक हैं जो पहले परीक्षाओं में अधिकांश स्थान नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जिस अनुसार पैटर्न बदल रहा है परीक्षाओं का उसके अनुसार ये प्रश्नों को तैयार किया है। तो अगर आप जो है इस सीरीज़ को अभी तक फॉलो नहीं कर रहे थे तो आपको डे 1 से इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहिए और लगातार रिवीजन भी करना चाहिए। अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सुनिश्चित सफलता चाहते हैं कि आप जो है एक ऐसे कोर्स प्रोग्राम के साथ जुड़ें जिसमें आप जो है आश्वस्त हो सकें कि आप उसके माध्यम से सफल हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहिए, जिसका नाम हम लोगों ने फाउंडेशन बैच रखा है। क्योंकि इसमें हम लोग फाउंडेशन यानी बिल्कुल नींव से लेकर जो है शुरुआत कर रहे हैं पूरे कोर्स की। इस कोर्स में वीडियो लेक्चर प्रोग्राम है जिसमें सभी टॉपिक्स के जो सिलेबस के अनुसार है उनके वीडियो लेक्चर्स, नोट्स जो पीडीएफ में प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ में आपको टेस्ट सीरीज, टेलीग्राम ग्रुप सपोर्ट, डिस्कशन के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बाकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए हमारे संस्थान के, और व्हाट्सएप पर ही आपको जो है सारी जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आज का देखते हैं जो है 151 नंबर प्रश्न। प्रदेश में सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर किस एकमात्र जिले की सीमा को स्पर्श करता है? तो एकमात्र जिला जिसकी सीमा को स्पर्श करता है ललितपुर जिला, ये आपको बताना है। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा मैप भी ध्यान रखना होगा और उसके अनुसार ही आप उत्तर दे सकते हैं। तो ललितपुर जो है आप जानते हैं बिल्कुल नीचे लटकता हुआ जिला है और किसके बाद है? वो झांसी के बाद है। अगर आप मैप में देखेंगे तो झांसी के ठीक नीचे ललितपुर है जो सबसे कम यानी केवल एक जिले से अपनी सीमा को स्पर्श करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले क्रमशः हैं, यानी सबसे ज़्यादा वैधानिक नगर और सबसे कम वैधानिक नगर क्रमशः किस युग में आपको दिए गए हैं? चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। बदायूं श्रावस्ती, श्रावस्ती बदायूं, बदायूं बागपत या श्रावस्ती बागपत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निश्चित रूप से जनगणना 2011 अगर आपने पढ़ा है, उसके तथ्य आपको याद हैं, तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। तो इसका सही उत्तर है बदायूं और श्रावस्ती, यानी सर्वाधिक जो है बदायूं में वैधानिक नगर हैं और सबसे कम जो है श्रावस्ती में है। इसलिए हमारा ए विकल्प जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत कितना है? तो मुस्लिम आबादी का प्रतिशत भी बताना है। धार्मिक जनगणना भी हुई थी लास्ट 2011 की जनगणना में, तो उसमें धार्मिक जनगणना के आंकड़े भी उपलब्ध कराए गए थे। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो है मुस्लिम आबादी का प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। तो ये प्रतिशत है हमारा 19.26%। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। और यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जो है किस संप्रदाय या धर्म की आबादी है, तो हिंदू आबादी सर्वाधिक है जिसका प्रतिशत है 79.73%। उसके बाद राज्य की जनसंख्या में मुस्लिम आबादी आती है जो 19.26% है। अगला प्रश्न लेंगे। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो हरदुआगंज में लगा हुआ है। तो आपको यही बताना है कि ये हरदुआगंज है कहाँ पर। अगर आप ये जानते हैं तो यही हमारा सही उत्तर है। तो हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना या ताप विद्युत गृह जो है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थापित है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये हरदुआगंज नामक कस्बा है जो कि अलीगढ़ में है। अगला प्रश्न। हिंदी के पास बाद प्रदेश की दूसरी सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली भाषा कौन सी है? तो एक बात तो स्पष्ट होगी कि प्रदेश में सर्वाधिक जो है हिंदी भाषी लोग रहते हैं। दूसरी सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी, उर्दू, पंजाबी और बंगाली में से आपको बताना है। ये भी आंकड़े जो है 2011 की जनगणना के से ही लिए गए हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी या सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली भाषा हमारी जो है कौन सी है?
दूसरी सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली भाषा उर्दू है। बी ऑप्शन है सही हमारा। इसीलिए उर्दू जो है द्वितीय राजभाषा भी कहलाती है उत्तर प्रदेश की। अब जनसंख्या प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या देख लीजिए। हिंदी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है 94.08%, उर्दू 5.42%, पंजाबी 0.25% और बंगाली जो है 0.12% जो है बोली जाती है। तो ये क्रम भी आपको याद रखना चाहिए। अतः हिंदी के बाद प्रदेश की दूसरे सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी हो गई? उर्दू हो गई। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 के द्वारा 1989 में उर्दू को राज्य का दूसरा आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या आपको बतानी है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। जौनपुर, श्रावस्ती, महोबा और बागपत में से आपको सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है हमारा महोबा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला है, जिसका जो है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर हमने दिया। अगला प्रश्न, प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए। 4 जिले दिए हुए हैं, एक तो अलीगढ़ है, एक एटा है, हाथरस है और कासगंज है। अब इनकी सामूहिक विशेषता क्या है, यानी ऐसी विशेषता जो चारों में से कौन सी है जो एक जैसी है, चारों जिलों में एक कॉमन चीज़ कौन सी है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। इन जिलों का जनघनत्व तो राष्ट्रीय जनघनत्व के बराबर है। दूसरा ऑप्शन है ये सभी मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ध्यान से समझिए क्या ये मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये सभी एक ही मंडल के हैं, ये भी आपको सोचना पड़ेगा क्या एक ही मंडल के जिले हैं। एक जिला एक उत्पाद के तहत सभी का चिन्हित उत्पाद क्या एक ही है। तो इन चारों में से आपको सही उत्तर देना है कि कौन सा ऐसा हमारा विकल्प है जो ये चारों में कॉमनली अप्लाई हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी एक ही मंडल से संबद्ध जिले हैं। ये एक ही मंडल के चारों जिले हैं। इनकी यही जो है सामूहिक विशेषता है जो इस प्रश्न में पूछी गई है। अगला प्रश्न, प्रदेश के तराई क्षेत्र की विशेषता क्या है? तराई क्षेत्र आप जानते हैं जो नेपाल से लगी हुई पूरी पट्टी है, सहारनपुर से लेके और देवरिया तक फैली हुई, वो तराई क्षेत्र में आती है। तो तराई क्षेत्र की विशेषता क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो तराई क्षेत्र की विशेषता क्या है? गन्ना, जूट, गेहूं आदि फसलों की अधिक पैदावार। दूसरा ऑप्शन दिया है घने जंगल पाए जाते हैं यहाँ पर, लंबी हाथी घासों से ढका क्षेत्र, या ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी विशेषताएं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से संबंधित हैं। बाकी इसके बारे में जान लेते हैं। महीन अवसादों से निर्मित भाबर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। इसका विस्तार कहाँ पर है? सहारनपुर से लेकर बिजनौर, बरेली होते हुए महाराजगंज, देवरिया आदि जिलों तक इसका पूरा विस्तार पाया जाता है। ये गन्ना, जूट, गेहूं आदि फसलों की अधिक पैदावार करने वाला भी क्षेत्र है। अगला प्रश्न, प्रदेश के दक्षिण पठारी प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? दक्षिण पठारी क्षेत्र यानी हमारा बुंदेलखंड वाला रीजन। तो प्रदेश के दक्षिण पठारी प्रदेश की पूर्वी सीमा पूछी गई है, कौन सी नदी निर्धारित करती है? तो इसमें से चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। केन नदी, रामगंगा नदी, पाहुज नदी और यमुना नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है हमारा ए ऑप्शन, केन नदी जो है प्रदेश के दक्षिण पठारी प्रदेश की पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। प्रदेश के दक्षिण पठारी क्षेत्र में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का भूभाग सम्मिलित है। इसका जो क्षेत्रफल है ये भी ठीक ठाक है, यानी 45,200 स्क्वायर किलोमीटर है ये। इसकी सीमाएं क्या क्या हैं कभी आप ये भी पूछी जा सकती हैं। तो पूर्व में केन नदी है, पश्चिम में बेतवा नदी है और पाहुज नदी भी है, उत्तर में गंगा नदी तथा यमुना नदी है और दक्षिण में विंध्य पर्वत के द्वारा इस क्षेत्र का जो भूभाग है उसका निर्धारण होता है या उसकी सीमा का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो बिहार के मैदान से होता हुआ
उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, इसको हम क्या कहते हैं? तो ये जलवायु से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसके बारे में आपने ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं। तो ये बताना है आपको कि वो कौन सा मानसून है जो बंगाल की खाड़ी से उठता है, फिर बिहार में प्रवेश करता है, फिर उत्तर प्रदेश में उसका प्रवेश हो जाता है। तो इस मानसून को क्या कहा जाता है? इसको हम पूर्वा कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और ये उत्तर प्रदेश में जो है बारिश कराने के लिए भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, प्रदेश की नवीन जलोढ़ मृदा, जिसको हम खादर नाम से भी जानते हैं, किस पदार्थ की कमी इसमें पाई जाती है? इसमें कौन सा ऐसा मिनरल है, न्यूट्रिएंट है जो इसमें कम होता है? नवीन जलोढ़ मृदा यानी उसका दूसरा नाम खादर है, स्थानीय नाम। इसमें किस तत्व की कमी पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चारों ऑप्शंस को देखिए ध्यान से। चूना, पोटास, फास्फोरम, मैग्नीशियम में से तो सही उत्तर है इसका फास्फोरस। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। प्रदेश में पाई जाने वाली नवीन जलोढ़ मृदा को खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। यहाँ पे मिस टाइप हो गया है। खादर मिट्टी में बांगर की अपेक्षा अधिक मात्रा में उर्वरा शक्ति होती है, यानी वो ज़्यादा फर्टाइल होती है बांगर की अपेक्षा। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है। इस मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जीवांशों की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थों की कमी होती है। अगला प्रश्न, बहुत कॉमन सा प्रश्न है। शीत ऋतु में प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा जो है एवरेज तापमान में जो कमी आती है वो किस महीने में आती है, जब शीत ऋतु की हम बात कर रहे हैं? तो ये साल भर का ही सबसे जो है ठंडा मौसम होता है, क्योंकि शीत ऋतु के अलावा तो बाकी ग्रीष्म ऋतु होती है, उसमें तापमान ज़्यादा होता है। तो इसका सही उत्तर अगर आप सोच समझ के देंगे तो बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। सबसे ठंडा महीना जो होता है वो जनवरी का होता है उत्तर प्रदेश में, जब ठंड का महीना होता है। शीत ऋतु की अवधि अक्टूबर से फरवरी मानी जाती है प्रदेश में। शीत ऋतु में प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी होता है। अगला प्रश्न, जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ये एक ऐसा प्रश्न है निश्चित रूप से आप में से बहुत कम लोगों ने इसको कभी ध्यान से पढ़ा हो या ध्यान दिया हो, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। जल प्लावित नदी यानी ऐसी नदी जो हमेशा जो है पानी से लबालब भरी रहती है, उसके जो किनारे पाई जाने वाली मिट्टी होती है उसमें भी जल की मात्रा ज़्यादा होती है। उसको उत्तर प्रदेश में एक स्पेशल नाम से पुकारते हैं। वो कौन सी मिट्टी है? चारों ऑप्शंस को पढ़िए ध्यान से। चिलास मृदा, डूह मृदा, कौप मृदा या करेल मृदा? सही उत्तर क्या है इसका? डूह मृदा, ये इसका स्थानीय नाम भी है। तो जितनी भी जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी है उत्तर प्रदेश में, उसको हम डूह मृदा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट, जिसको हम ISFR 2021 कहते हैं, इसके अनुसार प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? ध्यान दीजिएगा, दो तरह से प्रश्न होते हैं। एक में तो क्षेत्रफल पूछा जाता है, केवल एरिया, और एक में परसेंटेज पूछा जाता है कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला कौन सा। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है वन क्षेत्रफल वाला जिला न्यूनतम कौन सा है। चारों ऑप्शंस को देखिए, भदोही, मैनपुरी, देवरिया और चित्रकूट। सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भदोही। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जहाँ पर न्यूनतम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। अब इसका क्रम भी याद रखिएगा, सबसे कम भदोही में, उसके बाद मऊ व मैनपुरी हैं। अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, फिर उसके बाद लखीमपुर खीरी, फिर उसके बाद मिर्ज़ापुर। तो कोई भी पूछा जा सकता है, अधिकतम भी आपसे पूछा जा सकता है और न्यूनतम भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न लेंगे, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष से वन महोत्सव मनाया जाता है? वन महोत्सव का हर साल आयोजन होता है एक विशेष महीने में, अभी उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि प्रदेश में किस वर्ष से वन महोत्सव मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत की गई थी? 1948, 1952, 1971 या 1982? सही उत्तर क्या है? जुलाई 1952 से ये शुरुआत की गई थी। और वन महोत्सव हमेशा जुलाई में ही मनाया जाता है, खासकर पहले पखवाड़े में।
तो वन महोत्सव का प्रारंभ जुलाई 1952 में हुआ था। प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह को 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार है वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। ये इसके बारे में जो है कोटेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव विहार एक से अधिक जिलों में विस्तारित है? तो एक से अधिक जिलों में विस्तारित है, कौन सा जो है वो वन्य जीव विहार है, ये हमको देखना है। चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़िए। सुहागी बरवा, रानीपुर, महावीर स्वामी और सोहेलवा वन्य जीव विहार में से बताना है आपको। तो इसमें से जो सोहेलवा वन्य जीव विहार है वो एक से अधिक जिले में विस्तारित है। ये सोहेलवा वन्य जीव विहार बलरामपुर, गोंडा तथा श्रावस्ती जिलों में विस्तृत है। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में मूल रूप से है। रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में आता है, अभी इसको हाल ही में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। और महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ये ललितपुर जिले में है। थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि अभी नए चर्चा में है ये रानीपुर वाला। तो चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर बाघ अभ्यारण्य पन्ना टाइगर रिजर्व से यूपी एमपी की सीमा पर लगभग 150 किलोमीटर दूर है। 52,989.863 हेक्टेयर भूमि फैले इस अभ्यारण्य में 29,958.863 हेक्टेयर बफर जोन है और 23,031 हेक्टेयर कोर एरिया शामिल है। पहले से भी रानीपुर वन जीव विहार को पहले अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। अब जो रिसेंट घोषणा हुई है उसमें रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है तथा दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व है। तो किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रदेश में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के समूह का उद्गम स्थल हिमालय पर्वत है? यहाँ पर समूह में नदियाँ दी हैं, ऐसा समूह आपको इसमें से चुनना है जो जिनकी उत्पत्ति या जिनका उद्गम स्थल हिमालय में है, क्योंकि इसमें और भी नदियाँ हैं जिनका अन्य स्थलों से जो है उद्गम होता है। तो आपको हिमालय वाली जो है नदियों का युग्म चुनना है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा रामगंगा और काली नदी। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी युग में भी कभी 1-2 दिए हुए लेकिन कोई भी संपूर्ण युग्म सुमेलित नहीं है। तो गंडक, राप्ती, गंगा, रामगंगा, यमुना, घाघरा, काली, शारदा ये प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम हिमालय से है। इसके अलावा बेतवा, कन्हार, चंबल, रिहंद, टोंस, सोन, केन ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में प्रदेश का कौन सा एक शहर गंगा नदी का तटीय शहर नहीं है? सीधा सा प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर दे लेंगे। फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज ये गंगा किनारे स्थित नगर हैं। गोरखपुर जो है ये गंगा के किनारे स्थित नहीं है। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी बाढ़ के लिए भी कुख्यात है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। ये प्रदेश में लगभग 1450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फर्रुखाबाद, कन्नौज, वाराणसी, कानपुर, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, गाजीपुर आदि इसके तटीय शहर हैं और गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, करनाली, टीला, सेती, बेरी ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? ध्यान से देखिए, करनाली, टीला, सेती व बेरी ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? चारों ऑप्शंस को देखिए, राप्ती, घाघरा, रामगंगा और यमुना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा घाघरा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये सभी घाघरा की सहायक नदियां हैं। घाघरा के बारे में जान लेते हैं। घाघरा नदी का जो उद्गम है मापचुंगो हिमनद तिब्बत में होता है। इसे उत्तर प्रदेश में या भारत में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। अयोध्या जो नगर है वो इसी के किनारे स्थित है। करनाली, टीला, सिख, सेती, बेरी, राप्ती, छोटी गंडक
ये सभी जो है घाघरा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न, कौन सी एक झील रायबरेली जिले में स्थित है? इनमें से उत्तर प्रदेश के रायबरेली झील में जो स्थित झील कौन सी है? तो चारों ऑप्शंस को देखिए, गौर झील, समसपुर झील, चित्तौरा झील और दरवन झील। तो इसमें से रायबरेली में कौन सी झील स्थित है? समसपुर झील। समसपुर से याद रखिएगा, वहाँ पर समसपुर पक्षी विहार भी है, जो एक जो है प्रोटेक्टेड एरिया है, पक्षी विहार के रूप में विकसित है। वहीं पर जो है समसपुर झील भी स्थित है। बाकी पे विचार कर लेते हैं। गौर झील रामपुर में है, समसपुर झील रायबरेली में है, चित्तौरा झील बहराइच में है। अब एक झील है जो थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जितनी भी अभी तक की बुक्स हैं उसमें दरवन झील को अयोध्या में दिया है। मैंने भी इससे पहले एक प्रश्न में इसका सही उत्तर आपको अयोध्या बताया था, लेकिन वास्तविकता में आज की स्थिति के अनुसार जो है दरवन झील उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर जिले के में स्थित कटहरी जाने वाले रास्ते में अमसिन ग्राम के पास स्थित है। तो दरवन झील, कहीं कहीं ये दरवान झील भी लिखा रहता है, और मैक्सिमम बुक्स में ये फैजाबाद या अयोध्या दिया हुआ है, लेकिन चूँकि अंबेडकर नगर जिले का निर्माण जो है फैजाबाद से ही टूटकर हुआ था, तो हो सकता है ये अपडेशन बुक्स में नहीं हो। तो दरवन झील जो है अंबेडकर नगर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला गंडक परियोजना से लाभान्वित नहीं होता है? गंडक नदी पर स्थित है गंडक परियोजना, इनमें से कौन सा एक जिला जो है इससे लाभान्वित नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर देखने के लिए ध्यान से देखिए, उसका गंडक नदी का जो है जो प्रवाह है वो कैसे होता है। तो गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, ये सभी जो है गंडक नदी के योजना से लाभान्वित होते हैं। बस्ती ऐसा जिला है जो उससे लाभान्वित नहीं होता। थोड़ा सा गंडक परियोजना के बारे में जानते हैं। ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी परियोजना है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। इस परियोजना का उद्देश्य दामोदर नदी पर बाढ़ का नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण, पर्यावरण संरक्षण तथा वनीकरण है। इससे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर जिले लाभान्वित होते हैं। ये सभी जिले हैं जो एक्सट्रीम ईस्ट में है, यानी बिल्कुल जो है बिहार से लगे हुए जिले हैं। अगला प्रश्न, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा एक महाविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। किस जिले में की गई है, यही आपका प्रश्न है जो आपको बताना है। तो थारी जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा महाविद्यालय की स्थापना की गई है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी जिले में। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थारू जनजाति प्रदेश में पाई जाने वाली एक जनजाति है जो कि किरात वंश से संबंधित है। इस जनजाति से संबंध रखने वाले लोग छोटे कद के होते हैं। ये इनकी जो है शारीरिक विशेषता है, पीले रंग का होता है। इनकी त्वचा जो है मतलब हल्की पीली होती है, चौड़े मुखाकृति वाले होते हैं। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक संस्थान कानपुर में स्थित नहीं है? यानी इनमें से 3 संस्थान ऐसे हैं जो कानपुर के हैं, एक इसमें से ऐसा है जो कानपुर में नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें से जो उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड है ये कानपुर में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। बाकी जितने भी संस्थान आपको विकल्प में दिए गए थे वो सभी कानपुर में स्थित हैं। अगला प्रश्न, रेणुकूट सोनभद्र में स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्रीज किससे संबंधित है? यानी कहने का मतलब है यहाँ पर क्या उत्पादित होता है, किस चीज़ के लिए ये इंडस्ट्री लगाई गई है। तो ये सोनभद्र में रेणुकूट में स्थित है हिंडाल्को, और ये जो है किसकी कारखाना है या किसकी इंडस्ट्री है? ये एल्युमिनियम का जो है यहाँ पर इंडस्ट्री है। एल्युमिनियम के उत्पादन का जो है यहाँ पर प्लांट लगाया हुआ है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा या सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है ये। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? चारों ऑप्शंस को देखिए, गोंड, खरवार, थारू और पहाड़िया में से आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है इनमें से गोंड है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश
कि सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। ध्यान रखिएगा, ये जनजातीय समूह की बात हो रही, ना कि जनजाति की। इसके बाद जो है जनजातीय समूह आते हैं खरवार व थारू। अगला प्रश्न, बुक्सा भोक्सा जनजाति के पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता है? यानी बुक्सा या भोक्सा जनजाति जो है, इनमें पंचायत की व्यवस्था चलती है और इनमें जो मुखिया होता है पंचायत का, जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो उसका जो है नाम होता है तखत। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। भुक्सा जनजाति, जिसे भोक्सा भी कहा जाता है, प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाने वाली जनजाति। इसका संबंध पटवार राजघराने से है। बुक्सा जनजाति के पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कोर कहते हैं, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कोर का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो कोर का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? प्रयागराज में है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जिले में आलू निर्यात जोन स्थित है? उत्तर प्रदेश में कई सारे निर्यात जोन हैं, तो आलू का जो निर्यात जोन है वो कहाँ पर स्थित है? आगरा, सहारनपुर, मेरठ या लखनऊ में से आपको उत्तर बताना है। तो आलू निर्यात जोन जो है आगरा में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होगा। प्रदेश में आलू निर्यात जोन आगरा में स्थित है। आम निर्यात जोन, ये भी कई बार पूछा जाता है, ये लखनऊ और सहारनपुर में स्थित है, क्योंकि सहारनपुर और लखनऊ दोनों ही आम उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? तो जैसा कि वर्णन मिलता है इतिहास में कि 16 महाजनपद थे महाजनपद काल में, उनमें से कितने महाजनपद आज भी उत्तर प्रदेश में हैं या उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति में उससे संबंधित हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8। ऐसे 8 महाजनपद हैं, इनके बारे में हम लोग जो है जानेंगे, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। अब जैसे कि वत्स महाजनपद है, इसका वर्तमान क्षेत्र जो है प्रयागराज है, इसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। काशी की राजधानी वाराणसी होती थी, जो वर्तमान क्षेत्र वाराणसी का है। कोसल की श्रावस्ती, जो वर्तमान क्षेत्र फैजाबाद है, जिसका आधुनिक नाम अब हमने अयोध्या रख लिया है। मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनगर होती थी, इसकी वर्तमान क्षेत्र देवरिया बस्ती गोरखपुर वाला है। पांचाल की राजधानी अहिछत्र एवं काम्पिल्य होती थी, इसका वर्तमान क्षेत्र बरेली फर्रुखाबाद बदायूं है, जिसको हम लोग रुहेलखंड के नाम से भी जानते हैं। चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती होती थी, इसका वर्तमान क्षेत्र बुंदेलखंड है। सूरसेन की राजधानी जो है उस समय मथुरा होती थी, ये वर्तमान का मथुरा क्षेत्र है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ होती थी, जिसमें दिल्ली से लेके मेरठ और थानेश्वर वाला क्षेत्र आता है। तो इस तरह से 8 कुल ऐसे क्षेत्र हैं महाजनपदों के, जो आज के वर्तमान जो है उत्तर प्रदेश में भी हैं। अगला प्रश्न, प्रदेश के देवी पाटन मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो देवी पाटन के नाम से देवी पाटन मंडल भी है, मंडल का भी नाम दिया जाता है। तो देवी पाटन मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बलरामपुर में। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देवी पाटन मेले का आयोजन बलरामपुर जिले में होता है। यहाँ माँ पाटेश्वरी देवी जी का मंदिर है। मान्यता है कि सती का वाम स्कंद पाटंबर अंग यहाँ पर आकर गिरा था, इसीलिए ये प्रसिद्ध स्थान या सिद्ध स्थान देवी पाटन के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस सेशन में हमने 30 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हल किया, और ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे परीक्षा में बिल्कुल संभावित हैं। नए तरह के प्रश्न हैं, जिनमें से अधिकांश प्रश्न आपको जो है हो सकता है ना भी पता हो, तो इनको जो है जितनी बार रिवाइज करके देखेंगे इस वीडियो को, उतनी जल्दी आपका तैयार हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार, धन्यवाद।